वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। चैप्टर 21। मिहिर सिमरन को कॉलेज छोड़ने जाता है। मिहिर सिमरन को कॉलेज में लड़कों से दूर रहने का बोलता है, साथ ही वो कुछ ऐसा करता है जिससे सिमरन को कुछ घटनाएं होती दिखाई देती है। थोड़ी देर बाद सब सामान्य हो जाता है। सिमरन का लुक देख कॉलेज ने सभी आश्चर्यचकित हो जाते हैं। सब उसे देखते ही रह जाते हैं, वो लग ही इतनी सुंदर रही थी। लंच में जब वो अपनी दोस्त रही के साथ कैंटीन जाती है तो वह कॉलेज का पॉपुलर ग्रुप भी वह आता है। उनमें से टीना सिमरन की इंसल्ट करती है क्योंकि सिमरन का आज का लुक देखकर वो उससे जल रही थी। अब आगे। टीना, सिमरन किससे मानकर कपड़े पहने हैं और इतना मेकअप क्यों कर रखा है? कॉलेज में पढ़ने आया हो या लड़के फंसाने? सिमरन गौर से ऊपर से नीचे तक टीना को देखती है, फिर एक टेडी स्माइल कर बोलती है। सिमरन बोलती है, टीना तुम्हें देखकर लग रहा है जो बातें तुमने मुझे बोली है वो तो तुम पर लागू होती है तुम्हारे कपड़े और मेकअप को देखकर। टीना को बहुत गुस्सा आता है। कॉलेज में आज दिन तक किसी की हिम्मत नहीं हुई थी उसे जवाब देने की। श्रेयस के ग्रुप के मेंबर भी सिमरन को देख रहे थे। श्रेयस बहुत गौर से सिमरन को देख रहा था। टीना सिमरन की टेबल से चाय का कप उठाकर उस पर फेंकने वाली थी। उससे पहले बड़ी ही फुर्ती से सिमरन ने पानी से भरा ग्लास उसके चेहरे पर फेंक दिया और बड़ी ही स्टाइल से खड़ी हो गई। सब बड़े ही रोमांचक होकर सिमरन को देख रहे थे। टीना कहती है, सिमरन तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर पानी फेंकने की? तुम्हें मैं ऐसा सबक सिखाऊंगी कि तुम जिंदगी भर याद रखोगी। सिमरन कहती है, जिस हिम्मत से तुम मुझ पर चाय फेंकने वाली थी, लेकिन क्या है कि मेरी हिम्मत तुम्हारी हिम्मत से ज्यादा थी बस, और तुम्हारा 3 किलो मेकअप उतर गया और तुम्हारा वास्तविक घिनौना चेहरा सामने आ गया। टीना के पापा बड़े बिजनेसमैन थे जिसका घमंड उसे बहुत था, लेकिन इन लोगों को पता नहीं था कि मिहिर जो इंडिया का नंबर 1 बिजनेसमैन है, सिमरन उसको जानती है। टीना कहती है, मेरे पापा इस कॉलेज की ट्रस्टी है, मैं तुम्हें कॉलेज से रेस्टिकेट करवा दूंगी। विनय जो काफी देर से टीना का ड्रामा देख रहा था वो बोलता है, टीना छोड़ो, अब भी कहीं ना कहीं गलती तुम्हारी थी। तभी पवन नाम का लड़का जो मन ही मन टीना को चाहता है उसे गुस्सा आ जाता है और वो सिमरन के पास आकर उसे चाटा मार देता है। सिमरन इसके लिए तैयार नहीं थी। उसके गोरे गाल पर पवन की उंगलियों की छाप बन जाती है और गाल भी सूज जाता है। टीना खुश होकर पवन से कहती है, पवन तुमने इस बहन जी को इसकी औकात याद दिला डिम। श्रेयस को अच्छा नहीं लगा। वो पवन से कहता है, तुम्हें एक लड़की पर हाथ उठाकर शर्म नहीं आए? जो भी मैटर था वो टीना और सिमरन के बीच था, तुम्हें क्यों जाना पड़ा? टीना कहती है, श्रेयस डार्लिंग तुम भी कहा इस बहन जी की साइड ले रहे हो? तुम्हें तो मेरी तरफ होना चाहिए, मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ। श्रेयस को बहुत गुस्सा आता है। वो बोलता है, मैंने कभी नहीं कहा कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो, ये अफवाह तुम ही कॉलेज में उड़ा रही हो और आज जो कुछ भी हुआ अच्छा नहीं आया। श्रेयस सिमरन के पास जाकर उसे बोलता है, तुम ठीक हो? मिहिर जो ऑफिस में बैठा अपना काम कर रहा था तभी उसे बेचैनी होती है और वो आंखें बंद कर लेता है। उसे कॉलेज की सारी घटना नजर आती है। वो झटके से अपनी आंखें खोलता है और बोलता है, टीना एंड पवन बोथ यू हैव टू पे फॉर योर बिग मिस्टेक। मिहिर अपने आर स्टैंड तो गाड़ी निकलने का बोलकर फटाफट ग्राउंड फ्लोर पर आ जाता है और उसकी गाड़ियों का काफिला कॉलेज की ओर रवाना हो जाता है। आधे घंटे की दूरी 10 मिनट में तय कर ली। मिहिर एक सम्राट की तरह कॉलेज में जाता है जिसे देखकर लड़कियां तो पागल हो जाती है। मिहिर अपना गुस्सा कंट्रोल कर रहा था क्योंकि आज उसकी महारानी को हक किया गया था जिसे वो बहुत प्यार से रखना चाहता था। मिहिर के आने की न्यूज़ डीन और प्रिंसिपल तक पहुंच जाती है। वो दौड़े दौड़े आते हैं, आए भी क्यों नहीं, ये कॉलेज मिहिर का ही था और मिहिर का रुतबा ही अलग था। मिहिर सीधा कैंटीन एरिया की तरफ जाता है। जैसे ही टीना मिहिर को देखती है बोलती है, अरे ये तो बिजनेस टाइकून मिहिर गुप्ता है, ये हमारे कॉलेज में वाओ कितने हैंडसम और डैशिंग पर्सनैलिटी है। टीना की बात सुनकर सभी मिहिर की ओर देखते हैं। मिहिर सभी को इग्नोर करता हुआ कैंटीन में आता है और पवन को खींचकर चांटा मारता है। पवन के मुंह से खून आने लग जाता है और वी नीचे गिर जाता है। सभी स्टूडेंट्स डर जाते हैं। मिहिर सिमरन के पास जाकर उसके चेहरे को अपनी तरफ करता है और गाल पर जैसे ही हाथ लगाता है सिमरन के मुंह से आह निकल जाती है जिसे सुनकर गुस्से से मुठियां भींच जाती है। वो फूंक मारकर बड़े प्यार से उसके गाल को सहलाता है, फिर पूछता है, तुम ठीक हो? उसको बड़े प्यार से चेयर पर बैठाता है। तब तक गार्ड पानी लाता है। मिहिर उसे अपने हाथ से पानी पिलाता है। सभी स्टूडेंट्स और स्टाफ डर कर बेखबर था। मिहिर अब टीना से बोलता है, तुम सिमरन को कॉलेज से बाहर निकलोगी क्योंकि तुम्हारे पापा ट्रस्टी है, एम आई राइट? टीना डर कर बोलती है, मही ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो बस डरा रही थी। तभी मिहिर बोलता है, मैं डरा नहीं रहा हूँ। तभी निखिल का असिस्टेंट कुछ पेपर्स लेकर आता है जिसे मिहिर लेकर सिमरन के पास जाता है और बोलता है, सिम्मी इन पर साइन करो। सिमरन मिहिर को देखती है और कहती है, ये कौन से पेपर्स है? वो पेपर्स पढ़ती है और मिहिर को देखती है। मिहिर कहता है, तुम्हें मुझ पर भरोसा है? पता नहीं सिमरन को क्या होता है और वो साइन कर देती है। क्या है इन पेपर्स में, कल देखते हैं। चैप्टर 22।
टीना जो कि घमंडी लड़की है वो अपने आप को बहुत सुंदर समझती है, लेकिन जब आज सिमरन को देखा तो उसे बहुत गुस्सा आया क्योंकि कॉलेज के सभी लड़के सिमरन को ही देख रहे थे। वो कैंटीन में सिमरन के साथ झगड़ा करती है। सिमरन टीना पर पानी फेंक देती है जिसे देख टीना के दोस्त पवन को गुस्सा आता है और वो सिमरन को चांटा मार देता है। श्रेयस टीना को उसकी गलती मानने को कहता है। कॉलेज में घटी ये सारी घटना मिहिर अपनी आंखों में ऑफिस में बैठा बैठा देख लेता है, जिससे उसका गुस्सा आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और वो फौरन अपने गॉड्स के साथ कॉलेज पहुंच जाता है। कॉलेज में सिमरन से कुछ पेपर्स पर साइन करवाता है। अब आगे सिमरन साइन करने के बाद मिहिर को देखती है जो बड़े ही प्यार से सिमरन को देख रहा था। मिहिर बोलता है, हाँ तो टीना तुम क्या कह रही थी सिमरन को कि तुम्हारे पापा इस कॉलेज के ट्रस्टी है और तुम उसे कॉलेज से रेस्टिकेट करवा दोगी। टीना ने जैसे ही कॉलेज में मिहिर को देखा था वो उसे जानती थी और उसके सामने डरते हुए कहती है, नहीं मैं तो ऐसे ही मजाक कर रही थी, आप मुझे गलत मत समझिए। फिर सिमरन की ओर इशारा करते हुए कहती है, मैं तो समझा रही थी ऐसी लड़की को देखो आप ही इसकी बातों जे आ गए। मिहिर गुस्से से टीना को देखता है और श्रेयस से कहता है, ऐसे है तुम्हारे ग्रुप मेंबर, चलो कोई बात नहीं आज 2 काम हो जाएंगे। फिर टीना को कहता है, तुम कॉलेज से मर्जी हो उसे रेस्टिकेट करवाओगी आज तुम्हें, और इस पवन को रेस्टिकेट जाता है क्योंकि आज से इस कॉलेज की ओनर सिमरन है। फिर प्रिंसिपल को बोलता है, ऐसा डिसिप्लिन है यहाँ। प्रिंसिपल हाथ जोड़ देता है और बोलता है, सर आगे से ऐसी गलती नहीं होगी, प्लीज माफ कर दीजिए। सिमरन मिहिर के पास आती ही और बोलती है, प्लीज अब तो शांत हो जाए। मिहिर सिमरन का हाथ पकड़कर वहां से ले जाता है। सब देखकर डर रहे होते हैं। स्टूडेंट्स धीरे धीरे एक दूसरे से बात करते हैं। एक लड़की बोलती है, जिसे बहन जी समझ रहे थे वो तो बिजनेस टीकॉम की रिलेटिव निकली। तभी एक लड़का कहता है, अब कोई सिमरन से पंगे नहीं लेगा, अब तो वो कॉलेज की मालकिन है। इन सब के बीच श्रेयस मिहिर के पास जाता है। सर बोलता है, भाई। मिहिर कहता है, आज से कॉलेज में सिमरन के साथ कुछ गलत नहीं होना चाहिए, समझे तुम। श्रेयस कहता है, जी भाई मैं ध्यान रखूंगा। श्रेयस मिहिर की बुआ का लड़का है। मिहिर सिमरन के साथ कॉलेज से बाहर निकल जाता है। गाड़ी में मिहिर सिमरन से कहता है, तुमने टीना पर पानी क्यों फेंका। सिमरन को गुस्सा आता है, क्यों पानी नहीं फेंकना चाहिए था। मिहिर कहता है, नहीं सीधा थप्पड़ मरना चाहिए था। मिहिर की बात सुनकर सिमरन को हंसी आ जाती है। अब सिमान मिहिर से आराम से बात करने लगी थी। मिहिर मन ही मन कहता है, महारानी आप ऐसे ही हंसती रहे, हमारा दिल खुश हो जाता है। सिमरन मिहिर से कहती है, घर ही चलते हैं। ड्राइवर गाड़ी घर की तरफ मोड़ लेता है। घर पहुंचते ही सिमरन अपने दादाजी के पास जाती है। दादाजी कहते हैं, बेटा आप जल्दी आ गई, अभी तो टाइम है आपके कॉलेज ओवर होने में। सिमरन कहती है, आज दादू बाद की क्लासेस नहीं थी इसलिए जल्दी आ गई। प्रियाजी आती है और कहती, मिहिर आज सूरज कौन सी दिशा से निकला है। नीति कहती है, मोम सूरज को कौन सा रास्ते में ट्रैफिक मिलता है जो वो अपनी दिशा चेंज करेगा। अभिनव जी कहते हैं, बेटा तुम्हारी मोम का मतलब है कि आज तुम्हारा भाई जल्दी घर आ गया इसलिए समझी। तभी वहां आशी आती है और बोलती है, मिहिर जी आपके लिए कॉफी लाऊं, आप थक गए होंगे। वहां पर बैठे आदित्य जी को आशी का बिहेवियर मिहिर के प्रति थोड़ा अलग लगा। वो बोले, आशी बेटा अगर मिहिर को कॉफी चाहिएगी तो वो अपनी मोम से बोल देगा। तभी मिहिर कहता, आशी तुमने कभी कॉफी बनाई भी है। आशी कहती है, नहीं बनाई तो क्या हुआ, कॉफी बनाना कौन सा मुश्किल काम है अभी वंदगी। मिहिर कहता है, तुम बनाओ तुम ही पियो, मुझे तुम्हारी बनाई कॉफी में कोई इंटरेस्ट नहीं है, और अपनी मोम को कॉफी बनाने जा बोलता है। थोड़ी देर से मिहिर अपने रूम में चला जाता है। मिहिर के रूम में मिहिर फ्रेश होकर सोफे पर बैठा था। वो आंखें बंद कर मंत्र बोलता है। तभी वहां सफेद रोशनी निकलती है और एक वृद्ध व्यक्ति प्रकट होता है। मिहिर खड़ा होकर बोलता, प्रणाम कुलगुरु। कुलगुरु मिहिर को सदा सुखी रहने का आशीर्वाद देते हैं और बोलते, गई क्या हुआ महाराज, आपने अचानक याद किया। मिहिर कहता है, कुलगुरु कैसे, सब सही होगा, महारानी को तो कुछ भी याद नहीं। कुलगुरु कहते हैं, महाराज सब समय पर छोड़ दीजिए, पहले उन्हें अपने इस जन्म के कार्य पूर्ण करने होंगे, उसके उपरांत ही हम कुछ कर सकते हैं। पहले आपको उन्हें इस जन्म की सच्चाई से अवगत करना होगा और मेरे विचार से आपको इसमें देरी नहीं करनी चाहिए। मिहिर कहता है, लेकिन दादाजी ने कहा है कि अभी बताना उचित नहीं। कुलगुरु कहते हैं, महाराज वो लोग इस जन्म को ही जानते हैं, आपके वास्तविक रूप से वो अनजान है, इसलिए वो ऐसा कह रहे हैं, लेकिन आप तो शक्तियों से संपन्न है और आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। इतना कहकर कुलगुरु चले जाते हैं। कुलगुरु के चले जाने के बाद मिहिर कुछ सोचता है और सिमरन का रूम का दरवाजा नाक काटता है। सिमरन दरवाजा खोलती है और देखती है कि मिहिर खड़ा होता है। मिहिर सिमरन को तैयार होने का बोलता है। सिमरन कहती है, अभी कहाँ जाना है। अब कल के पार्ट में देखते हैं कि मिहिर सिमरन को कहाँ लेकर जाएगा। चैप्टर 23।
सिमरन किस कॉलेज में पढ़ती है? मिहिर वो कॉलेज ही उसके नाम ट्रांसफर कर देता है और टीना पवन को रेस्टिकेट कर देता है। श्रेयस जो कि मिहिर की बुआ का लड़का है उसे सिमरन का ध्यान रखने का बोलता है। मिहिर अब ज़्यादा से ज़्यादा वक्त सिमरन के साथ बिताना चाहता है क्योंकि वो कहीं भी रहकर अपनी कंपनी के काम को संभाल सकता है। घर पर मिहिर के कुलगुरु सिमरन को सारी सच्चाई बताने का बोलते हैं, तभी वो अपने आगे के उद्देश्य को पूरा कर पाएगा। मिहिर फिर कुछ सोचकर सिमरन के रूम में नॉक करता है। जब सिमरन दरवाज़ा खोलती है तो उसे तैयार होने का बोलता है। अब आगे सिमरन बोलती है तैयार होकर कहाँ जाना है? मिहिर कहता है मुझे मेरे लिए शॉपिंग करनी है, लेकिन मेरे साथ जो दोस्त जाने वाला था अचानक उसे कोई काम आ गया और मुझे अकेले जाने की आदत नहीं है। मिहिर ये सब झूठ बोल रहा था क्योंकि वो अकेला रहना ही पसंद करता था, शॉपिंग भी अकेले ही करता था। आज दिन तक कभी वो अपनी फैमिली के किसी मेंबर और दोस्त के साथ मॉल नहीं गया था। पर सिमरन की बात अलग थी, सिमरन के साथ तो वो घंटों रह सकता था। सिमरन कहती है मेरा चलना ज़रूरी है, क्या किसी और को नहीं लेकर सकते क्या? मिहिर कहता है नहीं ले जा सकता हूँ और तुम चल लोगी तो क्या प्रॉब्लम है? सिमरन मिहिर को छेड़ते हुए कहती है अरे हाँ याद आया, आशी चल लेगी, वो मना नहीं करेगी। मिहिर को गुस्सा आता है लेकिन सिमरन पर नहीं करना चाहता था, इसलिए बोलता है प्लीज़ उसका नाम मत लो, मैंने तुम्हें चलने का बोला है। सिमरन कहती है ठीक है अभी आती हूँ और 15 मिनट में वो रेडी होकर आ गई। फिर दोनों नीचे आ गए। अंजलि जी ने पूछा मिहिर और सिमरन तुम दोनों कहाँ जा रहे हो? थोड़ी देर में डिनर टाइम होने वाला है। मिहिर कहता है चाची हम मार्केट जा रहे हैं, कुछ काम है, डिनर बाहर कर लेंगे, आप लोग वेट मत करना। आशी कहती है मैं भी चलती हूँ मार्केट, मुझे भी कुछ लेना है। मिहिर साफ मना कर देता है कोई ज़रूरत नहीं, जो बुई लेना है खुद या किसी और के साथ चली जाना, हमारे साथ नहीं। और हर बार अपनी बातों से मेरा मूड खराब मत किया करो, यहाँ मन नहीं लग रहा है तो अपने घर जा सकती हो। आशी को बहुत गुस्सा आता है, वो कहती सिमरन 1 मिनट इधर आओगी, तुमसे कुछ काम है। सिमरन आही के पास आती है। आशी गुस्से में सिमरन से बोलती है शर्म नहीं आती किसी गैर लड़के के साथ अकेले बाजार जाते हुए? तुम घर तो चलो, चाची से कहकर तुम्हें मार नहीं खिलवाई तो मेरा नाम आही नहीं। जितने मज़े करने हैं कर लो, जाना तो बाद में वही है जहाँ की तुम नौकरानी हो। सिमरन को बहुत बुरा लगता है, उसका मूड ऑफ होता है। मिहिर को सब सुनाई देता है, वो बोलता है सिमरन चलो लेट हो रहा है, बाद की बाद में देखेंगे कि तुम कहाँ जाती हो। ये बोलकर वो सिमरन का हाथ पकड़कर ले जाता है। उसकी गाड़ी के साथ बॉडीगार्ड की गाड़ियां भी रवाना हो जाती है। वो दोनों एक बड़े मॉल में जाते हैं जहां मिहिर अपने लिए कुछ ड्रेसेस लेता है। फिर सिमरन कहती है चले, मिहिर कहता है नहीं और वो उसे लेडीज सेक्शन में ले जाता है। सिमान कहती है अब यहाँ से क्या लेना है? मिहिर कुछ नहीं बोलता और वहाँ खड़ी लेडी से बोलता है कुछ कैजुअल ड्रेसेस बताए। वो केडी बहुत सारी ड्रेसेस बताती है। मिहिर सिमान को पसंद करने का बोलता गई तो सिमरन मना कर देती है। मिहिर नहीं मानता तो सिमरन एक ड्रेस पसंद कर लेती है। मिहिर उस लेडी को वो सारी ड्रेसेस पैक करने का बोल देता है। सिमरन कुछ कहने वाली होती गई तो कहता है अब तुम कॉलेज जाती हो तो ज़रूरत होगी, प्लीज़ मना मत करो। पता नहीं क्यों पर सिमरन को मिहिर का साथ अच्छा लगने लगा था। फिर दोनों डिनर भी बाहर करते हैं और घर सा जाते हैं। सभी डिनर करके अपने रूम में चले जाते हैं, लेकिन आशी अभी भी हॉल में बैठी थी। इतनी देर टाइम पास करने और अपना जी हल्का करने के लिए अपनी चाची को सारी बात बता देती है। लता को बहुत गुस्सा आता है, वो बोलती है एक बार वहाँ आने दे उस अनाथ को, फिर बताती हूँ, तुम टेंशन मत लो बेटा। मिहिर और सिमरन अंदर आते हैं तो उनके बॉडीगार्ड के हाथ में बहुत सारे शॉपिंग बैग्स थे। अश्विन कहती है इतने सारे बैग्स किसके हैं? मिहिर बोलता है सच, सिमरन को शॉपिंग कराई गई है, वही बैग्स है। आशी तो जलकर रख हो जाती है। फिर दोनों ही अपने रूम में चले जाते हैं। दोनों ही अपने रूम में फ्रेश होकर अपनी आराधना करने लग जाते हैं। आज सिमरन को घने जंगल में एक महल दिखता है जो सफ़ेद पत्थरों का बना होता है। सिमरन के शरीर में से सफ़ेद रोशनी निकल रही थी। उसके रूम में खड़ा मिहिर ये सन देखकर खुश हो रहा होता है। जब उसे लगता है कि सिमरन अपनी आंखें खोलने वाली गई तो वो वहाँ से गायब हो जाता है और अपने रूम में आ जाता है। रूम में आकर खुश होता गई और अपने आप से कहता महारानी आपके बिना हम कैसे रह रहे हैं, ये हम आपको तब बताएंगे जब आपको सब याद आ जाएगा। तब आप अपने महाराज से मिलेगी और हम दोनों के मिलन से एक नई शक्ति का जन्म होगा जो पहले से निर्धारित है। बस आप वापस आ जाए, आपके बिना हम तड़प रहे हैं। एक बात आपको आपके वर्तमान जीवन का सच बता दे और यहाँ के कार्य पूर्ण करवा दे, फिर हमें कोई नहीं रोक सकता। क्या है ऐसा सच जिससे मिमिसन अनजान है? मिलते हैं कर आने वाले पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद। आप अपना ध्यान रखें। कंटिन्यू। चैप्टर 24।
मिहिर सिमरन को शॉपिंग पर ले जाता है और खूब सारी शॉपिंग कराता है, जिसे डेला आशी को बहुत गुस्सा आता है क्योंकि वो मिहिर को पसंद करती है और उसके साथ टाइम स्पेंड करना चाहती है। वो सोचती है मिहिर भी उसे पसंद करेगा, पर उस बेवकूफ़ को कहाँ पता होता है कि मिहिर और सिमरन का तो जन्म जन्मांतर का रिश्ता है जो कोई नहीं तोड़ सकता। हालांकि मिहिर को सब पता है, लेकिन सिमरन अभी तक इस सच से अनजान है। वो कब जान पाएगी ये तो समय ही बताएगा। मिहिर तो अब कैसे भी करके अपनी महारानी को पाना चाहता था, जिसके लिए उसे बड़ी सावधानी से सारी परिस्थितियों को अपने फेवर में करना होगा, क्योंकि जहां अच्छाई होती है वहां बुराई पहले जन्म लेती है। ये कौन सी बुराई है इसका पता आपको आगे चल जाए। अब आगे मिहिर सोचता है एन सिमरन को सब सच बताना ही होगा। इसके लिए मुझे पहले दादाजी से बात करनी होगी, जिससे जितना जल्दी हो सके यहाँ का काम पूरा हो जाए और मैं अपनी महारानी के साथ अगले पड़ाव की ओर अग्रसर हो सकूं। इधर दूर पाताल में एक बहुत बड़ी गुफा में एक आदमी जो कि काले कपड़े पहने हुए था, उसके बालों का जुड़ा बनाया हुआ था, गले में तरह तरह के मोतियों की मलाई थी। उस आदमी का रंग काला था और वो लगातार मंत्र बोलते हुए हवन में आहुति दे रहा था। थोड़ी देर बाद वो आदमी आंखें खोलता है और अपने सामने खड़े शिष्यों में से एक को बुलाता है और पूछता है उसके बारे में कुछ पता चला। शिष्य बोलता है नहीं गुरुजी, लेकिन हम आपको जल्द ही उसे ढूंढकर आपको उसका पता बता देंगे। वो आदमी बोलता है जो काम दिया गया है उसे जल्द पूरा करो, क्योंकि विकराल तुम लोगों को अगला मौका नहीं देगा। दूसरे दिन सुबह सिमरन गार्डन में अशोक के साथ प्रैक्टिस कर रही थी। आज अशोक उसे तलवारबाजी कर रहा था। प्रैक्टिस के बाद सिमरन अपने रूम में जाकर कॉलेज के लिए रेडी हो जाती है। सभी लोग नाश्ता करते हैं, तभी मिहिर सिमरन को बोलता है सिमरन तुम थोड़ी देर हॉल में वेट करो, मुझे दादाजी से कुछ काम है, मैं जल्दी आता हूँ। सिमरन नाश्ता करने के बाद हॉल में बैठ जाती है। हालांकि वो दूसरी गाड़ी से जा सकती थी, लेकिन अब उसे भी मिहिर के साथ जाना अच्छा लगता था। आशी भी हॉल में आ जाती है क्योंकि उसके पास कुछ काम तो था नहीं, वो तो ये सिर्फ मिहिर के लिए यहाँ रह रही थी। उसे लगता है मिहिर का ध्यान सिमरन पर से जल्दी ही हंस जाएगा और आशी की लाइन क्लियर हो जाएगी। आशी सिमरन को कहती है अरे तुम्हें लेट नहीं हो रहा है, दूसरी गाड़ी से चली जाओ, तुम्हारे लिए तो कितनी गाड़ियाँ हैं यहाँ। सिमरन कहती है क्यों, तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? मिहिर जी के साथ जाती हूँ मैं, वो आ रहे हैं थोड़ी देर से। आशी कहती है मिहिर से दूर रहो, ज्यादा उसके चिपकने की जरूरत नहीं है। सिमरन कहती और मैं ऐसा क्यों करूँगी, तुम पागल हो क्या? तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारे कहने से करूँगी? तो अपने खाली दिमाग से ये बात निकल दो। मिहिर जी तुम्हारी इतनी बेइज्जती करते हैं तो भी तुम थकती नहीं। वो दोनों बात कर ही रही थी कि इतने में मिहिर आ जाता है और बोलता है सिम्मी चलो। मिहिर और सिम्मी चले जाते हैं। इधर आदित्य जी और अभिनव जी दोनों टेंशन में अपने रूम में बैठे होते हैं, क्योंकि आज मिहिर इन्हें बोलकर गया कि या तो वे सिम्मी को सच बता या फिर वो खुद बता देगा। आदित्य जी कहते हैं यार अभिनव, मुझे लगता है मिहिर सही कह रहा है, अब हमें सिम्मी को सब बता देना चाहिए। अभिनव जी कहते हैं तुम सही कह रहे हो, आज जब सिम्मी कॉलेज से आए तो उसे सब बता देना। एक बार तो उसे बहुत बुरा लगेगा, लेकिन जब उसे इतने साल ये सब नहीं बताने की वजह पता चलेगी तो वो हमें समझेगी, हमारी मजबूरी को समझेगी, इसलिए तुम चिंता मत करो, वो बहुत समझदार बच्ची है। आदित्य जी है तुम साहे बोल रहे हो, आज ही मैं उसे सब बता दूंगा। मिहिर और सिमरन दोनों गाड़ी में बैठे होते हैं, दोनों में कोई कुछ नहीं बोलता, गाड़ी में शांति पसरी हुई थी। कुछ देर बाद मिहिर बोलता है सिम्मी आज कॉलेज में किसी से पंगा मत लेना। सिमरन कहती है मैं पागल नहीं हूँ जो लोगों को जाकर बोलूंगी कि मुझे आपसे झगड़ा करना है। मिहिर कहता है तुम गलत समझ रही हो, मेरा कहने का मतलब है अपने किसी से कुछ नहीं कहना और ध्यान अपनी स्टडी में देना। अभी भी सिमरन को गुस्सा तो बहुत आ रहा था, लेकिन पता नहीं क्यों वो मिहिर से ज्यादा कुछ नहीं कह पाती है। मिहिर तो बस सिमरन को छेड़ रहा था, उसे कुआ पता वो गुस्सा हो जाएगी। अब वो बोलता है अरे मैं तो मजाक कर रहा था, तुम तो गुस्सा हो गई। सिमरन कहती है किसने कहा मैं गुस्सा हूँ, मैं तो बस ऐसी ही चुप बैठी हूँ। मिहिर कहता है अगर तुम गुस्सा नहीं हो तो मुझसे हाथ मिलाओ। सिमरन जैसे ही मिहिर के हाथ से अपना हाथ मिलती है, मिहिर कसकर उसका हाथ पकड़ लेता है और बोलता है अब ये हाथ कहीं नहीं छूटेगा चाहे कुछ भी हो जाए, और वो आंखें बैंड कर लेता है। मिहिर और सिमरन के हाथ में से नीली और सफ़ेद रोशनी निकलकर एक हो रही थी। सिमरन मिहिर से बोलती है या ये क्या हो रहा है? मिहिर कहता है क्या तुम नहीं जानती कि ये क्या जो रहा है? मिहिर अपने माँ में बोलता है मिला जो हाथ तुम्हारा हमारे हाथ से, जल्द होगा मिलन यही ज़मीं पे, किया बहुत इंतज़ार तुम्हारा सनम, अब ये प्यार कभी ना जो कम, मिटा देंगे हस्ती उनकी जिन्हें हमसे है रश्क थोड़ी भी। ऐसे ही सिमरन का कॉलेज आ जाता है। पढ़कर कमेंट्स भी दो, रेटिंग भी दो और रिव्यूज़ की कमी को पूरा कर दो। चैप्टर 25 विकराल किसी को खोज रहा है और ई के लिए पाताल में हवन कर रहा है।
सिमरन मिहिर के दांत कॉलेज जाती है। गाड़ी में जब सिमरन मिहिर से हाथ मिलती है तो उसे दोनों के हाथों से रोशनी निकलती दिखाई देती है, जिसके बारे में वो मिहिर से पूछती है। अब आगे मिहिर कहता है तुम्हें नहीं पता, तो सिमरन कहती है नहीं पता, आप ही बता दीजिए। मिहिर कहता है सही समय आएगा तब बता दूंगा, अभी तुम अपनी स्टडी पर ध्यान दो। मिहिर ने अभी तक सिमरन का हाथ पकड़ा हुआ था। सिमरन कहती है मिहिर जी कॉलेज आ गया है, अब तो मेरा हाथ छोड़ दीजिए। मिहिर कहता है अभी तो छोड़ रहा हूँ, लेकिन जल्द ही ऐसा पकड़ूंगा कि कभी ना छोड़ो। सिमरन क्या कह रहे हैं आप? मिहिर कहता है वो कहता हंसी बो सब हाथ भी तुम बच्ची हूँ, तुम्हारे समझ में नहीं आएगा, और कहता है अच्छा चलो अब जाओ और लेने मैं ही आऊंगा, और उसके सर को प्यार से सहला देता है। सिमरन को भी मिहिर का ऐसा करना अच्छा लगता है। वो गाड़ी से बाहर निकल जाती है। मिहिर अपनी कंपनी चला जाता है। सिमरन को कॉलेज में कोई कुछ नहीं कहता है। श्रेयस सिमरन को हाय बोलता है। सिमरन भी मुस्कुराते हुए हेलो बोलती है। इधर मिहिर कंपनी पहुंचता है। वो उसकी पर्सनल लिफ्ट से सीधा उसके चाबी वाले फ्लोर पर आता है। उसका असिस्टेंट आता है, उसे उसका स्केड्यूल बताता है। वो कहता है कि सर अभी आधे घंटे में मरवो पिसरनी के साथ मीटिंग है। मिहिर सिर्फ हम में जवाब देता है। असिस्टेंट चला जाता है। घर पर अभिभावक जी आदित्य जी से कहते हैं आदि घर पर सिमरन को बताना सही नहीं है, क्योंकि यहाँ कोई भी सुन सकता है, और वो आशी की तरफ इशारा करते हैं। आदित्य जी कहते हैं इसका हाल तो यही गई कि क्यों ना हम सिम्मी को मिहिर ऑफिस ही बुला ले। अभिनव जी कहते हैं ये सही रहेगा, मैं अभी मिहिर को कॉल कर देता हूँ, और मिहिर को कॉल लगाते हैं। मिहिर देखता है अभिनव जी का कॉल आ रहा है। वह कॉल अटेंड कर हेलो बोलता है। अभिनव जी कहते हैं मिहिर बेटा आप सिमरन को कॉलेज से अपने ऑफिस ही ले आइए, मैं और आदि आपके ऑफिस आ जाएगी। तय घर सिम्मी को सब बताना सफे नहीं है। मिहिर को भी बात सही लगती है। वो हम में जवाब देता है। तभी मिहिर का असिस्टेंट आता है और मीटिंग का बोलता है। मिहिर मीटिंग रूम में चल जाता है। मिहिर की मीटिंग लगभग घंटे भर चलती है। मीटिंग के खत्म होते ही मिहिर अपने असिस्टेंट को बोलता है आज की सारी मीटिंग पोस्टपोन कर दो। ऐसा बोलकर अपने चाबी में चला जाता है। मिहिर के चाबी में बने रूम में मिहिर जाता है और कोई मंत्र बोलता है, जिससे रूम की दीवार दो हिस्सों में बसंत जाती है। और मिहिर इस दीवार में चला जाता है। जैसे ही मिहिर उस बाटी हुई दीवार में जाता है, उस दीवार की दूसरी तरफ घना जंगल आता है। मिहिर बड़े आराम से उस कंगाल में चलता है, और थोड़ी ही दूर एक बड़ा सा महल होता है। मिहिर उस महल के दरवाजे पर जब पहुंचता है, वह खड़े सैनिक बोलते हैं महाराज की है जय हो। वो महल बहुत बड़ा होता है, पूरा सफ़ेद पत्थरों का बना, आलीशान और भव्य होता है। महल में बहुत बड़ा बगीचा होता है। मिहिर महल के अंदर आता है तो वह सीधा एक कमरे में जाता है। कमरा बहुत वह सुंदर होता है। उस कमरे में एक दीवार पर मिहिर के साथ एक लड़ी की फोटो होती है। उस फोटो की देखकर लगता है जैसे किसी प्रसिद्ध चित्रकार ने ये तस्वीर बनाई हो। मिहिर उस तस्वीर के सामने खड़ा हो जाता है और एक तक उसे देखते हुए बोलता है पहले आपके दीदार को तरसे, फिर तरसे आपके हिसार को। इस पत्थर को पिघलाया बनाया अपना दीवाना। अब तो आ जाओ मलिका, कर दो फिर चमन इस गुलजार को। तरस रहे हैं तड़प रहे हैं, आकर दे दो सांसें अपने प्यार को। पास होकर भी बहुत दूर है, मजबूत होकर भी हम मजबूर हैं। आ जाओ मलिका हमारी महारानी, हमारा प्यार हमरा हम सफ़र। ऐसे ही बोलते हुए मिहिर उस तस्वीर के चेहरे पर बड़े प्यार से हाथ फेरता है और शिद्दत से बोलता है बहुत जल्द आप यहाँ हमारे साथ खड़ी होगी, तब हम आपकी तस्वीर से नहीं आपसे बात कर रहे होंगे। तभी वहाँ एक सेवक अंदर कमरे में आने की अनुमति मांगता है। मिहिर हम बोलता है। सेवक आकर कहता है कि महाराज आपको बड़े राजा साहब बुला रहे हैं। मिहिर उसे कहता है हम आते हैं। सेवक चला जाता है। मिहिर तस्वीर से बोलता है आते हैं हम, और उस कक्ष से वह जाता है अपने बड़े राजा साहब के कक्ष में। बड़े राजा साहब और कोई नहीं मिहिर के पिताजी है। वे बोलते हैं आप सबके लिए महाराज है, लेकिन हमारे लिए हमारे कुंवर विश्व प्रताप है। जी मिहिर का यहाँ नाम विश्व प्रताप है। बड़े राजा साहब कहते हैं कब आप कब ला रहे हैं अपनी महारानी मतलब हमारी लाडली बहू को? उनके बिना अब ये महल वीरान है, आप भी नहीं है यहाँ, और अब आपकी माँ भी उतावली हो रही है जब से उन्हें पता चला है कि हमारी बहू आश्लेषा ने पुनः जन्म लिया है। विश्व प्रताप कहते हैं पिताजी महाराज अभी उनके यहाँ आने में समय है, हम माँ से स्वयं बात करेंगे, पर अभी नहीं, अभी हमें जाना होगा और आप अपना और माँ का ध्यान रखें। हमारे इस राज्य में कोई बुरी शक्ति प्रवेश नहीं कर सकती है अब, क्योंकि हमने हमारी महारानी की शक्तियों को पुनः जागृत करना प्रारंभ कर दिया है। उन शक्तियों के एक छोटे से हिस्से के भी जागृत होते ही यह राज्य ज्यादा सुरक्षित हो गया है। आज यही तक, कल सिमरन को सच का पता चलेगा, ऐसा सच जो उसके जन्म से जुड़ा है, ऐसा सच जो सिमरन की पहचान बदल देगा। पढ़कर मुझे फॉलो भी कीजिए जिससे। चैप्टर 26 मिहिर सिमरन की शक्तियों को जागृत करना प्रारंभ कर देता है।
आदित्य जी और अभिनव जी दोनों मिहिर के ऑफिस में ही सिमरन को सब बताना चाहते थे। मिहिर यानी विश्व प्रताप सिंह अपने राज्य जाकर अपने पिताजी से मिलता है और जल्द ही उनकी बहू को लाने का बोलता है। अब आगे मिहिर अपने पिताजी से मिलकर अपनी मां के बारे में पूछता है। उसके पिताजी उसे बताते हैं कि वे बाहर बगीचे में बैठी है। मिहिर अपने पिता महाराज अनुमति लेकर अपनी माताश्री से मिलने जाता है। बगीचे में बैठी अपनी मां को देखकर वो भावुक हो जाता है, लेकिन अपनी मां के सामने अपनी भावनाओं को छुपा लेता है। अपनी मां के चरण स्पर्श करता है। रानी मां जब मिहिर को देखती है तो उन्हें खड़ा कर अपने गले लगा लेती है और उलाहना देती है, आ गई आपको अपनी मां साहिब की याद। मिहिर अपनी मां के सामने कान पकड़ कर खड़ा हो जाता है और बोलता है, मां साहेब याद उनको किया जाता है जिन्हें हम भूल जाते हैं, और आप और पिता महाराज हमारे भगवान हैं जिनके चरणों में हम सदा अपना शीश ही झुकाएंगे। अब जरा महाराज विश्व प्रताप सिंह के परिवार के बारे में जानते हैं। पिताजी भूतपूर्व महाराज श्री विजय प्रताप सिंह जो अरिंदी राज्य काल्पनिक नाम के राजा थे। माताश्री श्वानी कंवर मां साहेब मिहिर से अपनी कुलवधू को लाने का बोलती है। मिहिर यही कहता है कि उसी कार्य को पूर्ण करने में लगे हैं और जल्द ही आप अपनी बहू का स्वागत करेगी, बस हमें थोड़ा समय दीजिए। मां साहेब कहती है, हम उस दिन का इंतजार करेंगे जब इतने सालों किया है तो टूरा और सही। मिहिर अपनी मां साहेब के चरण स्पर्श कर विदा लेता है और जंगल के रास्ते होते हुए अपने ऑफिस के रूम में बनी दीवार में से वापस आ जाता है। इधर आदित्य जी और अभिनव जी मिहिर के ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। दोनों को थोड़ा भरोसा तो मिहिर पर भी था कि वो संभाल लेगा। इधर मिहिर सिमरन के कॉलेज पहुंचता है। वो गेट पर ही खड़ी थी। मिहिर डोर ओपन करता है और वो आकर बैठ जाती है। मिहिर ड्राइवर को गाड़ी ऑफिस लेने का बोलता है। सिमरन कहती है, क्या हुआ मिहिर जी, हम घर क्यों नहीं जा रहे हैं? मिहिर कहता है, ऑफिस कुछ जरूरी काम है, वो करके सीधा घर ही चलेंगे। सिमरन कुछ नहीं कहती। थोड़ी देर से वो ऑफिस पहुंच जाते हैं। वो दोनों सीधा मिहिर की पर्सनल लिफ्ट से उसके केबिन में जाते हैं जहां पहले से ही आदित्य जी और अभिनव जी बैठे हुए थे। सिमरन उनके पास चली जाती है और पूछती है कि आप दोनों आज यहाँ आए हो। इतने में मिहिर कहता है, सिम्मी केबिन में ही रूम है, वहां जाकर पहले फ्रेश हो जाओ। सिमरन फ्रेश होने चली जाती है। उसके जाने के बाद आदित्य जी कहते हैं, मिहिर वो हमारी बात को समझेगी तो सही, कहीं वो हमें गलत ना समझ ले। मिहिर कहता है, आप पहले ही नेगेटिव मत सोचो। मिहिर कॉल करके अपने असिस्टेंट को बुलाकर नाश्ता और कॉफी का ऑर्डर देता है। इतने में सिमरन भी आ जाती है। वो आकर आदित्य जी के पास बैठ जाती है। पियान कॉफी और नाश्ता लेकर आता है। फिर मिहिर अपने असिस्टेंट को बोलकर कहता है, कोई भी मेरे ऑफिस में नहीं आना चाहिए जब तक मैं ना कहूँ। सिमरन नाश्ता कर लेती है। फिर आदित्य जी बहुत ही प्यार से सिमरन को अपने पास बैठते हैं और कहते हैं कि सिमरन, आपको कुछ ऐसा पता चले जो आपको लगे कि ये बात तो मुझे पहले पता चलना चाहिए, तो क्या आप नाराज होगी? सिमरन आदित्य जी का हाथ अपने हाथ में लेकर बड़े ही प्यार से कहती है कि दादू, मेरे इस जीवन पर सिर्फ आपका अधिकार है, मेरा भी नहीं है। मेरे मम्मा पापा ने तो मुझे ऐसे ही छोड़ दिया था, रातों की नींद खींच करके मुझे बड़ा किया है, इसलिए बात कोई भी हो, कैसी भी हो, मैं आपसे नाराज नहीं होगी। आदित्य जी कहते हैं, सबसे पहली बात, तुम अनाथ नहीं हो, तुम्हारा खुद का परिवार है। सिमरन का तो इतने में ही आंखों में से आंसू आ जाते हैं। इधर आदित्य जी के घर पर लता और निशा दोनों बेड़ी हुई थी। आज से 2 या 3 दिन बाद निशा का परिवार वापस जाने वाला है। इसके लिए लता निशा से बोलती है, दी आपने आशी के लिए कुछ सोचा? वो अब बड़ी हो गई है, उसकी भी शादी की उम्र हो गई है। निशा कहती है, मैं सोचूं, उससे पहले तुम्हारी भतीजी ने ही सोच लिया है, तभी तो वो पहले ही अपनी ससुराल चली गई है। लता कहती है, क्या बात कर रहे हो? दिस्पनी आशी किसको पसंद करती है? निशा कहती है, मिहिर को पसंद करती है, और मुझे लगता है मिहिर भी आशी को पसंद करता है, और नहीं करता होगा तो भी करने लग जाएगा, मेरी आशी है ही ऐसी। लता कहती है, परदी वो सिमरन भी तो वह गई, और वो भी काम सुंदर नहीं है, और ये कहते हैं कि अभिनव जी का पोता मिहिर बहुत एरोगेंट नेचर का है, पूरे बिजनेस वर्ल्ड का किंग है, पर बहुत खड़ूस और गुस्सिल है। लता के मुंह से इतना सुनने के बाद निशा तो आशी और मिहिर की शादी का सपना अपनी खुली आंखों से देखने लग जाती है। लता निशा को हिलती है, तब उसका ध्यान टूटता है। वो कहती है, अरे लता, क्या हुआ? लता कहती है, दी कहाँ खो गई आप? मैं कब से आपको आवाज दे रही हूँ और आप सुन ही नहीं रहा हो। निशा कहती है, बोल क्या हुआ? मैं तो सोच रही थी कि सिमरन भी वही है, कहीं ऐसा ना हो कि वो हमारी आशी की खुशियों के बीच में आ जाए। निशा कहती है, ऐसा कभी नहीं होगा, मैं हूं ना, तुम चिंता मत करो। कितनी पागल है दोनों को नहीं पता आगे जो होने वाला है वह तो डिसाइडेड है। खैर कोई बात नहीं, कभी कभी पागल को भी खुश होने देते हैं। चैप्टर 27। मिहिर सिमरन को कॉलेज से सीधा अपने ऑफिस ले आता है जहां पहले से ही आदित्य जी और अभिनव जी आए हुए थे। आज वो सिमरन को उसके जन्म का सच बताना चाहते थे। सिमरन वही बने रूम में फ्रेश होकर नाश्ता करके आदित्य जी के पास बैठ जाती है।
आदित्य जी सिमरन को बताते हैं कि वो अनाथ नहीं है, उसके भी मम्मा पापा है। अब आगे जब आदित्य जी कहते हैं सिमरन के मम्मा पापा दोनों हैं तो वो बड़ी बड़ी आंखें कर आदित्य जी को देखती है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। सिमरन की आंखों में आंसू देखकर मिहिर के दिल में एक टीस उठती है, वो अपनी मुठिया भींच लेता है। आदित्य जी आगे कहते हैं सिम्मी बेटा, आपके मम्मा पापा की कुछ ऐसी मजबूरियां थी कि उन्हें आपको खुद से दूर करना पड़ा। सिमरन रोते हुए कहती है दादू कितनी ही मजबूरियां हों लेकिन एक माता पिता के लिए उनकी संतान सबसे ऊपर होती है। अरे एक माँ जो 9 महीने बच्चे को अपनी कोख में रखती है, उसकी सांसें अपने बच्चे से जुड़ जाती है, उस माँ ने भी हमें अपने से दूर कर एक बार दोनों का दिल एक बार भी नहीं कांपा। आपको पता है ना दादू, मम्मा पापा के होते हुए भी हमने बचपन से अब तक कितनी बार अनाथ और गंदा खून जैसे गंदे शब्द सुने, कितनी डांट और मार खाई चाची की, यह तक कि कितनी बार उन्होंने मुझे गर्म चिमटे से जलाया है। एक सर्वेंट क्वार्टर में रही हूँ और ये सब किसकी वजह से हुआ? मेरे माँ बाप की वजह से, क्योंकि उन्होंने मुझे लावारिस छोड़ दिया और एक लावारिस बच्चे के साथ जैसा सुलूक होता है वैसा मेरे साथ हुआ। आज सिमरन अंदर से टूट चुकी थी, है तो वो काली, लेकिन अब उसने सारे इमोशन सिमरन के ले लिए है, चाहे खुशी हो या दर्द, अब वो पूरी तरह सिमरन बन चुकी है। आदित्य जी सिमरन के आगे हाथ जोड़ देते हैं और कहते हैं ये सब मेरी गलती है, मैं तुम्हारा सही ढंग से ख्याल नहीं रख पाया। तुम्हारे माँ पापा ने बहुत विश्वास से तुम्हें मुझे सौंपा था, उन्होंने तुम्हारी जान बचाने के लिए अपने दिल पर पत्थर रखकर तुम्हें खुद से दूर किया, वरना जब तुम्हारा जन्म होने वाला था उन्होंने पहले से ही सारी तैयारी कर रखी थी। तुम्हारे लिए अलग रूम बनवाया, खिलौने कपड़े सब पहले से हिब्रिदे कर लिए थे, लेकिन उन्हें क्या पता था जिस राजकुमारी का इंतजार वो इतनी शिद्दत से कर रहे हैं उसे उन्हें दूर करना पड़ेगा। वो तुम्हें मुझे सौंपने के बाद से लेकर आज तक की सारी इन्फॉर्मेशन रखते हैं, तुम्हारे हर बर्थडे पर जो स्पेशल केक और गिफ्ट्स आते हैं वो वही भेजते हैं, तुम्हारी सारी पिक्स मैं उन्हें सेंड करता हूँ, जिन्हें देखकर तुम्हारी माँ घंटों रोती है, लेकिन अपनी मजबूरी के चलते कभी आकर तुम्हें गले नहीं लगा पाती। तभी सिमरन कहती है दादू वो सारे गिफ्ट्स तो नव्या ने ले लिए, अब मेरे पास तो मेरे पेरेंट्स की कोई निशानी भी नहीं है। आदित्य जी तभी अपनी जेब में से एक चैन निकलते हैं जिसमें एक लॉकेट होता है जिस पर रूबी और डायमंड्स लगे होते हैं जो उसको एक भव्य रूप दे रहे होते हैं। आदित्य जी उस चैन को सिमरन के हाथ में देते हैं। सिमरन देखती है उस लॉकेट पर कोई चित्र बना हुआ है। वो कहती है दादू ये चित्र किसका है? आदित्य जी कहते हैं ये आपके कुल का प्रतीक चिन्ह है और ये चैन आपके परखों की है, ये सिर्फ एक ही है जो अभी आपके पास है। जिसके पास ये चैन होती है वो उस परिवार का उत्तराधिकारी होता है और वो आप है। मिहिर को पता नहीं क्या सोचता है और वो चैन सिमरन के हाथ से लेकर उसके गले में पहना देता है। आदित्य जी और अभिनव जी देखते ही रह जाते हैं और मिहिर के तो वैसे भी कोई फर्क नहीं पड़ता था। सिमरन अब थोड़ा रिलैक्स फील कर रही थी, क्योंकि इतना जानने के बाद उसने सोचा वास्तव में उनकी मजबूरी रही होगी, वरना अपने बच्चे को अपने से कौन दूर करता है, और तब जब उसके आने से पहले इतनी तैयारी की हो। सिमरन कहती है दादू अब आप मेरे मम्मा पापा के बारे में सब बताए, वो कैसे है और ऐसी क्या मजबूरी थी? आदित्य जी कहते हैं सिम्मी बेटा, आपको ये नाम भी आपके माँ पापा ने दिया है, जब उन्होंने तुम्हें मुझे सौंपा था तभी बोल दिया था कि आपका नाम सिमरन होगा। आदित्य जी कहते हैं आपके पापा मिस्टर करण सिंह सिसोदिया और आपकी माँ मिसेस सिमसा सिंह सिसोदिया। आपके दादा हुकुम महेंद्र सिंह सिसोदिया, दादी हुकुम रानिसा काजल सिंह सिसोदिया। आपके बड़े भाई राजवीर सिंह सिसोदिया, उनकी पत्नी हेमा सिंह सिसोदिया, उनसे छोटे भाई रघुवीर सिंह सिसोदिया, पत्नी निशानी सिंह सिसोदिया। आदित्य जी कहते हैं सिम्मी बेटा आपका भरा पूरा परिवार है। आपके दादा हुकुम उदयपुर रियासत के हुकुमसा है और आपकी दादी हुकुम रानीसा। आपके कुल में एक रिवाज है, जब भी कोई संतान होने वाली होती है तो उनके भविष्य के बारे में पहले ही आपके कुलगुरु भविष्यवाणी करते हैं। जब आपके दोनों भाई हुए तब भी उन्होंने भविष्यवाणी की, ये दोनों अपनी बहन के अनुसार कार्य करेंगे, ये भावी राजा नहीं बनेंगे। आपके चाचा अजीत सिंह सिसोदिया, उनकी नज़र पूरी रियासत पर थी, लेकिन आपके दादा और पिताजी ये जानते थे और वो बहुत बुद्धिमान और बलशाली थे, तो अजीत सिंह ने बहुत कोशिश की आपके पिता को मारने की, लेकिन वो सफल नहीं हो सका। आपके पिता बहुत दूरदर्शी है, उन्होंने पहले ही उनकी ऐसी हालत कर दी कि वो कुछ ना कर पाए, फिर उन्हें अपने किए पर पछतावा हुआ और उन्होंने अपने बड़े भाई से माफ़ी भी मांग ली और आज काम में आपके पिताजी का पूरा सहयोग कर रहे हैं। लेकिन कहते हैं ना, सियासत एक ऐसी चीज़ है जिसके लिए अपने ही अपनों के दुश्मन हो जाते हैं और कभी कभी हमारे इतने नज़दीक होते हैं फिर भी हम उन्हें पहचान नहीं पाते या हमारा मन नहीं मान पाता। ऐसा ही धोखा आपके पिताजी के साथ हुआ। कल के पार्ट में पता चलेगा कि सिमरन के पिताजी के साथ क्या धोखा हुआ और धोखा करने वाला कौन अजीज था। चैप्टर 28।
सिमरन को जब पता चलता है कि वो अनाथ नहीं है, उसका पूरा परिवार है, तो पहले वो बहुत गुस्सा होती है अपने पेरेंट्स पर, लेकिन उसके दादाजी बताते हैं कि उनकी बहुत बड़ी मजबूरी थी, इसलिए उन्हें सिमरन को अपने आप से दूर करना पड़ा। तो सिमरन सोचती है बिना मजबूरी के कोई माता पिता अपनी संतान को अपने से दूर नहीं करते हैं। फिर आदित्य जी उसे उसके पूरे परिवार की जानकारी देते हैं कि उसके परिवार में कौन कौन है, उसके चाचा के बारे में बताते हैं। फिर कहते हैं इतना ध्यान रखने के बाद भी कोई उनके नज़दीक का ही उसे हानि पहुंचाना चाहता था। अब आगे सिमरन कहती है ऐसा कौन था और ऐसा क्यों हुआ जो मुझे कोई हानि पहुंचाना चाहता था। अभिनव जी कहते हैं बेटा, जब आप होने वाली थी तब आपके कुलगुरु आपके महल में आए और उन्होंने कहा कि वो भावी उत्तराधिकारी को आशीर्वाद देने आए हैं, इसलिए उन्होंने आपके दादाजी को कहकर आपकी माँ को बुलाया। जब आपकी माताजी कुलगुरु के चरण स्पर्श किए तब उन्होंने कहा ये संतान भावी उत्तराधिकारी है, अर्थात होने वाली हुक्मरानिसा। इनका जीवन संघर्षमय होगा और इनके जन्म से पहले भी इन्हें खत्म करने के प्रयास किए जाएंगे, तो आप सभी को सावधान रहना होगा। हालांकि इन्हें कुछ नहीं होगा क्योंकि ये अपनी और अपनी माता की रक्षा स्वयं करेगी। फिर भी आप सब सावधान रहे, जब ये 22 वर्ष की होगी तब इनका विवाह एक अति बलशाली और सुंदर युवक से होगा जो इन्हें हर कठिन परिस्थिति और वार से बचाएगा। उनसे विवाह के बाद ये अपनी राजगद्दी संभालेगी। ऐसा बोलकर और एक बार फिर तुम्हारी माँ को आशीर्वाद देकर चले गए। उनके जाने के बाद आपके पिता के पैर ही जमीन पर नहीं पड़ रहे थे, वो इतना खुश हो गए। उनके पिताजी यानी हुकुमस भी काम खुश नहीं थे। दोनों इतने खुश हुए कि आपकी दादीसा को उन्हें पकड़कर बैठाना पड़ा। लेकिन कहते हैं ना खुशियों को नज़र जल्दी लगती है, तो वैसा ही हुआ। वहां महल में कुलगुरु की भविष्यवाणी से कुछ लोग तो बहुत खुश थे, लेकिन कुछ के सीने पर सांप लौट रहे थे। उस वक्त सिमसा को 8वां महीना चल रहा था। करणजी ने अपना रूम नीचे शिफ्ट किया हुआ था। तभी तुम्हारे जन्म से पहले सिमसा को 3 बार चोट पहुंचाने की कोशिश की गई, लेकिन तीनों ही बार वो लोग असफल रहे और किसी ने इस बारे में ज्यादा विचार भी नहीं किया। यही सोचा कि गलती से हो गया। और जिस दिन तुम्हारा जन्म हुआ पूरे राज्य में मिठाई बांटी गई और ये काम आपके चाचा अजीत ने किया। वे भी बहुत खुश हुए। रात को जब वे महल में आए तो सीधा अपनी बहन केसर से मिलने गए। वो भी महल में ही रहती थी अपने बेटे जोरावर के साथ। जब अजीत केसर के रूम की तरफ गया तो दरवाज़ा थोड़ा खुला था। रंजीत धक्का देने के लिए हाथ बढ़ाने ही वाले थे कि उन्हें रूम से कुछ आवाज़ें आए। वो चुपचाप बाहर ही खड़े रहकर सुनने लगे। उन्होंने आवाज़ से पहचान की अंदर 3 लोग, एक केसर, दूसरा जोरावर और तीसरा उनकी खुद की पत्नी थी। केसर अजीत की पत्नी रूपल को बोलती है अगर वो कल की पैदा हुई लड़की यहाँ की हुक्मरानिसा बन गई तो इस राज्य पर अधिकार करने का हमारा सपना तो कभी पूरा ही नहीं होगा। रूपल कहती है जीजसा, पहले तो ये भी हमारा साथ देते थे, लेकिन अब तो पूरे लक्ष्मण बन चुके हैं। इनसे मदद की उम्मीद रखना बेकार है और अब तो इन्हें हमारे प्लान की खबर भी नहीं होनी चाहिए, वरना सब खत्म हो जाएगा। केसर कहती है तुम चिंता मत करो, मैं और जोरावर तुम्हारे साथ है। जैसे ही कल वो बच्ची मलाल में आएगी उसे कल रात तक ही खत्म कर देंगे। रूपल कहती है बायसा, अगर ये बीच में आए तो इन्हें भी उसी के साथ ऊपर पहुंचा देंगे। अजीत को गुस्सा तो बहुत आता है कि वो अंदर जाकर तीनों की खबर ले, लेकिन जब अपनी पत्नी के वाक्यों को सुनता है तो पूरी तरह बिखर जाता है। उसे खुद से नफरत होने लगती है कि जिस पत्नी को सब कुछ समझा, जिसके कहे अनुसार अपने पिता समान बड़े भाई को भी मारने चला था, वही पत्नी आज उसे ही मतलब अपने ही सुहाग की हत्या का बोल रही है। अजीत चुपचाप वहां से सीधा हॉस्पिटल करणजी और सिमसा के पास चला जाता है, क्योंकि अब वो कल तक का इंतजार करने की बेवकूफ़ी नहीं कर सकता था। जब अजीत हॉस्पिटल पहुंचता है तब तक रात की 11 बज जाते हैं। सिमसा वर्क रूम में थी और पूरे फ्लोर पर सिक्योरिटी बाहर टाइट थी। अजीत को किसी ने नहीं रोका। अजीत ने रूम का दरवाज़ा नॉक किया, तब करणजी ने दरवाज़ा खोला तो अजीत को देखकर शॉक्ड हो गई, क्योंकि एक तो इतनी रात को और दूसरा उस वक्त अजीत के बाल बिखरे हुए थे, शर्ट के बटन खुले, एक तरफ से शर्ट बाहर थी। करणजी कुछ बोलते उससे पहले अजीत उनका हाथ पकड़कर अंदर आए और दरवाज़ा लॉक कर दिया। करणजी ने अजीत जी को बैठाया और पानी का ग्लास आगे कर दिया। अजीत एक सांस में पूरा ग्लास खाली कर दिया। अजीत ने बोला भाई साहब और भाभी साहब, अब जो मैं आपको कहने वाला हूँ शायद ही आप मुझ पर विश्वास करें, लेकिन ये बात जैसे ही मुझे पता चली मुझसे सब्र नहीं हुआ और मैं आपको ये बताने चला आया, क्योंकि अगर मैंने देर की तो बहुत देर हो जाएगी। सिमसा को कुछ समझ नहीं आता। वो बोलती है देवर सा, आप जो भी बात है विस्तार से बताए और आप पर हम दोनों को पूरा विश्वास है, अब आप हमारा कभी बुरा नहीं करेंगे। अजीत ने जो बात महल में केसर के कमरे में सुनी थी वो यो की यो उन दोनों को बता दी, जिसे सुनकर वो दोनों बहुत दुखी हुए। करणजी अपनी बहन से बहुत प्यार करते थे और उनकी हर ख्वाहिश पूरी करते थे। सिमसा भी केसर का बहुत सम्मान करती थी और किसी भी काम को करने से पहले उसकी राय लेती थी। सिमसा अपनी बेटी को अपने आंचल में छुपा लेती ही और रोने लग जाती है, जैसे अभी कोई उनसे उनकी प्यारी बेटी को छीन कर ले जाएगा।
करण जी की भी नज़र अपनी बेटी से नहीं हटती है, वो बड़े प्यार से उसके सर को सहलाते हैं। अजीत कहता है, भाई साहब आपने क्या सोचा है, क्योंकि महल में जो इस बच्ची की जान के दुश्मन बने हैं उन्हें सीधा हम दोषी करार नहीं दे सकते हैं। करण जी सिमसा के हाथ को अपने हाथ में लेकर बोलते हैं, रानी साहिबा हमें आप वचन दे कि हम जो भी निर्णय लेंगे वो आपको बिना किसी विरोध के स्वीकार्य होगा, क्योंकि हमारा निर्णय अपनी बच्ची की सलामती से संबंधित ही होगा। सिमसा बिना किसी हिचकिचाहट के बोलती है, राजा साहब आपको एक राजपूतनी माँ वचन देती है, आपका हर निर्णय हमें स्वीकार्य है। करण जी कहते हैं, तो ठीक है, आज की रात हम दोनों अपनी बेटी के साथ बिता लेते हैं, कल इन्हें यहाँ से बहुत दूर भेज देंगे। ये बात सुनकर सिमसा रोने लग जाती है। करण जी अजीत को कहते हैं, तुम भी अब महल जाओ, वहाँ किसी को शक नहीं होना चाहिए और बोल देना कि हम शाम तक महल में आ जाएंगे, किसी को भी यहाँ मत आने देना, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। अजीत दोनों के हाथ जोड़कर वहाँ से महल के लिए निकल जाते हैं, क्योंकि उन्हें भी अपने भाई भाभीसा के लिए बुरा लग रहा था। करण जी किसी को फोन कर किसी जे नंबर मांगते हैं, ये और कोई नहीं आदित्य जी के नंबर थे। आदित्य जी महेंद्र जी के साथ बिजनेस पार्टनर थे, उनका नेचर करण जी जानते थे। करण जी ने सोचा वो आदित्य जी पर विश्वास कर सकते हैं और दूसरा, महल में आदित्य जी पर किसी को शक नहीं होगा। फोन पर आदित्य जी के नंबर आते ही वो कॉल लगते हैं। आदित्य जी हेलो बोलकर कौन बोल रहा है पूछते हैं। करण सिंह सिसोदिया स्पीकिंग। आदित्य जी, अरे हुकुम, आप क्या हुआ ऐसा कि आपने आधी रात को मुझे याद किया, लगता है कोई जरूरी काम है। करण जी कहते हैं, आदित्य जी हमें लगता है कि आप हमारे विश्वास पात्र हैं और हम जो बात आपसे करना चाहते हैं वो बहुत ही गोपनीय है और हम आशा करते हैं कि आप हमारा साथ देंगे और हमारा विश्वास कभी भी नहीं तोड़ेंगे। आदित्य जी कहते हैं, आप हम पर विश्वास करें और अपनी परेशानी बताएं, अगर मेरे बस में हुआ तो मैं पूरी कोशिश करूंगा। करण जी फिर सारी बात आदित्य जी को बता देते हैं और कहते हैं, हम चाहते हैं कि कल आप यहां आकर हमारी बच्ची को अपने साथ ले जाए, क्योंकि हमें लगता है वो आपके पास सुरक्षित रहेगी और हमारे बीच की बात और हमारी बेटी की पहचान आप किसी को ना बताए। आदित्य जी हाँ बोल देते हैं। करण जी कहते हैं, हम कल दूसरा फ़ोन नंबर लेंगे, वो सिर्फ आपसे बात करने के लिए होगा, कब हम आपको कॉल करने का कहे तभी आप हमें कॉल करें। आदित्य जी समय की नज़ाकत को समझते हुए उसी वक्त की फ़्लाइट बुक कर लेते हैं और बिना कहे उदयपुर के लिए रवाना हो जाते हैं। हॉस्पिटल में करण जी और सिमसा दोनों अपनी बच्ची को लौ हुए बैठे रहते हैं। कल तो वो उनसे दूर जो जाएगी। सिमसा कहती है, राजा साहब ये कैसे हमसे दूर रहेगी, जब इन्हें भूख लगेगी तो वो अपनी माँ को ढूंढेगी, कैसी मजबूर माँ है, हम सही ढंग से अपनी बेटी को देख भी नहीं सके। करण जी की आंखों में आंसू आ जाते हैं, वो बहुत कठोर दिल के थे, ऐसे ही वो नहीं रोए कभी, हमेशा एक्सप्रेशनलेस चेहरे वाले करण जी भी आज अपनी भावनाओं को नहीं रोक पाए और सिमसा की गोद से अपनी बेटी को लेकर अपनी छाती से लगाकर रोने लगे और अपनी बेटी के चेहरे को लगातार चूमने लगे। दोनों पति पत्नी पूरी रात नहीं सोते, बस अपनी बेटी को ही लड़ाए जा रहे थे, क्योंकि अब ये मौका उन्हें दोबारा नहीं मिलने वाला था। सिमसा कहती है, राजा साहब अपने इनका नाम सोचा। करण जी कहते हैं, सिमरन। सिमसा का सिम और करण का रन। ये हमसे दूर रहकर भी हमेशा हमारे दिल के करीब रहेंगे सर, जिन्होंने इनके साथ ये अन्याय किया है उन्हें हम सजा अपने तरीके से देंगे। कल देखते हैं आगे क्या होता है, आप पढ़कर प्लीज कमेंट्स एंड रिव्यूज जरूर दें। चैप्टर 29। आदित्य जी और अभिनव जी सिमरन को उसके जन्म और परिवार के बारे में बताते हैं, साथ में ये भी बताते हैं कि कैसे उनके जन्म पर सभी खुश हुए, कुछ लोगों को छोड़कर। करण जी ने आदित्य जी को बुला दिया था सिमरन को उन्हें सौंपने के लिए, साथ ही ये वचन भी लिए कि इस राज का पता किसी को चलने नहीं देंगे। करण जी और सिमसा रात भर नहीं सोए, केवल अपनी जान से प्यारी बेटी को लाड़ लड़ाते और निहारते रहे, क्योंकि उनकी बेटी के साथ ही उनकी आखिरी रात थी, कल तो वो जाने वाली थी। इधर आदित्य जी भी रवाना हो जाते हैं। अब आगे उस अंधेरी रात की सुबह होती है। करण जी कहते हैं, रानी साहिबा थोड़ा आराम कर लीजिए, यूं तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। सिमसा, जिनकी आंखों के आंसू नहीं टूटे थे, वो भराए आवाज में कहती है, राजा साहब आज के बाद तो यूं अपनी लाडली को प्यार करने का और इनके लिए जागने का मौका हमें नहीं मिलने वाला। हम कितने बदकिस्मत है, अपनी फूलों से नाजुक परी को यूं बेसहारा छोड़ना पड़ रहा है। पता नहीं हमने तो कभी किसी का दिल नहीं दुखाया, फिर हमारे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। करण जी की आंखें उस वक्त गुस्से से लाल हो जाती है और वो बोलते हैं, रानी साहिबा ऐसा कुछ मत सोचे, यही नियति है, सिर्फ 22 साल इंतजार कर लीजिए, हमारी बेटी हमारा गुरूर है, ईश्वर ने कुछ सोचकर ही ये सारी माया रचाई है, आप दुखी मत हो और खुशी खुशी हमारी लाडली को विदा कीजिए। हालांकि ये सब बोलते हुए करण जी खुद अंदर से बहुत व्यथित हो रहे थे, लेकिन उन्हें अभी कर हालात संभालने थे जिनके आगे वो मजबूर थे। सिमसा अपनी बेटी को तैयार करके उन्हें काला टीका लगती है, कहती है, देखिए राजा साहब आपकी लाडली तैयार है अपने नए सफर पर जाने के लिए। करण जी अपनी लाडली को अपनी गोद में लेते हैं और प्यार से निहारते हुए कहते हैं,
लाडली है, परी है तू मेरी, जान से है तू प्यारी। अभी है हालात मेरे सही नहीं, लेकिन फिर भी दूर होकर तू दूर नहीं। होना होगा मजबूत तुम्हें, आगे ना होगी थामने को बाबा की उंगली, और ना होगा माँ का आंचल। दुनिया की थपेड़ों से बचना, निश्चल ही सदा रहना। वादा है बाबा का तुम्हारे, नहीं बचेंगे तुम्हारे हत्यारे। जिन्होंने की आज एक माँ के और पिता की सुख की हत्या, और करी बेजान हमारी दुनिया। कर देना माफ अपने माँ पापा को, जो छोड़ रहे हैं हम आज तुमको। ऐसा बोलकर करण जी अपनी बेटी को अपने सीने से लगा लेते हैं। वो छोटी सी सिमरन अपना सर निकल कर टुकुर टुकुर अपने पापा को देखती है और मुस्कुराने लगती है। करण जी को असीम प्यार आता है और बोलते हैं, रानी साहिबा हमारी परी तो अभी से अपने पापा की टीम में आ गई है, देखो हमें देखकर कैसे मुस्कुरा रही है। सिमसा छिड़कर बोलती है, नहीं राजा साहब, हमारी बेटी हमारी टीम में ही रहेगी, और बोलते बोलते रोने लग जाती है। दोनों पति पत्नी इस वक्त एक दूसरे को संबल दे रहे थे, तभी रूम का गेट नॉक होता है। करण जी गेट खोलते हैं तो एक बॉडीगार्ड खड़ा था। वो बोलता है, राजा साहब कोई आदित्य जी आपसे मिलने आए हैं। आदित्य जी का नाम सुनते ही सिमसा अपनी बच्ची को अपने आंचल में छिपा लेती है, जैसे कोई छिन रहा हो। करण जी बॉडीगार्ड को आदित्य जी को बुलाने का कहते हैं और सिमसा के सर पर प्यार से हाथ फेरते हुए उन्हें चुप करवाते हैं। आदित्य जी अंदर आते हैं तो करण जी रूम को बंद कर लॉक कर देते हैं और आदित्य जी के सामने हाथ जोड़ते हुए कहते हैं, आज आप हमारे लिए तारनहार बनकर आए हैं, जो हमारी बच्ची को मौत के मुंह में से निकलकर सुरक्षित स्थान पर ले जा रहे हैं। आदित्य जी कहते हैं, ये हमारा सौभाग्य है जो हुक्म आपने हमें ये कार्य सौंपा। करण जी कहते हैं, आदित्य जी आप इनकी पहचान हमेशा छुपा कर रखेंगे। इनका नाम सिमरन सिंह सियोदिया है। इनके डॉक्यूमेंट्स में केवल सिमरन ही लिखा जाएगा। जब ये 22 वर्ष की होगी तब आप ये चैन इन्हें दे दीजिएगा और इनकी सारी सच्चाई इन्हें बता दीजिएगा, चाहे ये अपने माता पिता को गलत समझे। हमें इनकी नाराजगी मंजूर है, क्योंकि आज हमारा ये कदम इनके जीवन की रक्षा कर रहा है, और इसी वर्ष में अभिनव जी कर पौत्र से इनका विवाह करवा दीजिएगा। ये इच्छा हमारी रानी साहिबा की है, क्योंकि उनकी बहू प्रिया हमारी रानी साहिबा की सहेली है, और इन दोनों ने अपनी शादी से पहले ही अपने बच्चों की शादी तय कर रखी है। ये बात इन्होंने हमें सिमरन के जन्म से कुछ समय पहले ही बताई है। जब ये दोनों कॉलेज में थी तब ही बातों बातों में कह दिया कि सिमरन अगर आपके बेटी और हमारे बेटा हुआ तो हम उन दोनों की शादी कर देंगे। शादी के बाद हम आपको बता देंगे कि कब आपको इन्हें महल लाना है, क्योंकि हमें सब कुछ सावधानी से करना होगा। बातों ही बातों में आदित्य जी के वापस जाने का टाइम हो जाता है। वे हाथ जोड़कर कहते हैं, हुकुम अब हमें जाना होगा। ये घड़ी उन दोनों बदनसीब माता पिता के लिए जानलेवा साबित हो रही थी, क्योंकि कोई भी माँ बाप चाहे अमीर हो या गरीब, उनकी संतान उनके लिए आउल होती है। वो किसी के लिए भी अपनी संतान को नहीं छोड़ते हैं। लेकिन आज बात उसी अनमोल रत्न की जान की थी। दोनों रोते रोते सिमरन को आदित्य जी को सौंप देते हैं और आदित्य जी रूम के पिछले गेट से बिना किसी की नज़र में आए हुए हॉस्पिटल से बाहर निकलकर टैक्सी कर सीधे एयरपोर्ट के लिए निकल जाते हैं। ये हॉस्पिटल के रूम में सिमसा अपने खाली हाथों को देखते हुए जोर जोर से रोने लगती है, और जो शॉल सिमरन को औद दिया था उसे देखने लगती है। करण जी क्या संभाले अब सिमसा को। वो खुद ही बहवास सोफे पर बैठे हुए अपनी राजकुमारी का खाली पड़ा झूला देख रहे होते हैं। कल देखते हैं क्या होगा जब खाली हाथ करण जी और सिमसा महल जाएंगे। चैप्टर 30। किस तरह करण जी और सिमसा ने बड़ी मुश्किल से सिमरन को आदित्य जी के साथ भेजा, और साथ में ये भी बताया कि किसी को कुछ पता नहीं चलना चाहिए, और सिमरन के 22वें वर्ष में उसका किससे करवाया जाए। माता पिता होने के नाते उन्होंने अपनी बेटी के लिए एक सुयोग्य वर भी तलाश लिया। लेकिन आज का ये दिन उन दोनों के लिए बहुत दुखदायी रहा, जिसके बारे में उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। आदित्य जी के सिमरन को ले जाने के बाद दोनों बहुत रोते हैं। अब आगे सिमसा कहती है कि राजा साहब देखिए, मेरे हाथ खाली रह गए, हमारी राजकुमारी हमसे दूर हो गई। अब हम क्या जवाब देंगे उनके बड़े भाइयों को, जो अपनी छोटी बहन का इंतजार कर रहे हैं, और वे रोने लगती हैं। करण जी के पास कोई जवाब नहीं था। उन्होंने सिमसा को अपनी दोनों बाजुओं में जकड़ा हुआ था। कुछ समय बाद सिमसा उनकी बाजुओं में झूल जाती है। वो देखते हैं जब तक सिमसा बेहोश हो चुकी थी, वो उन्हें पलंग पर लेटा देते हैं, उनके गाल को थपथपाते हैं, बोलते हैं, रानी साहिबा उठिए, हमें ऐसे परेशान मत कीजिए। करण जी की आंखों से आंसू निकलकर सिमसा के चेहरे पर गिरने लगते हैं। सिमसा में थोड़ी हलचल होने लगती है। वे धीरे धीरे आंखें खोलती है और अपने साइड में देखती है। जो जगह अब खाली थी वहां अपना हाथ लगाती है, जिसे करण जी पकड़ लेते हैं और बोलते हैं, अब बस भी कीजिए, हमसे सहन नहीं हो रहा है। वे जहाँ भी है सेफ है, हमें बस इसी में संतोष रखना होगा और अपने मन को समझाना होगा कि हमने हमारी बेटी की जान बचा ली। अब चलने की तैयारी कीजिए, हमें जल्द ही महल पहुंचना होगा, हमारे बेटे वहां है, अब हम किसी पर भी विश्वास नहीं कर सकते हैं। रानी साहिबा हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन हमें लगता है आप हमें गलत समझेगी।
सिमसा अपनी आंखों को पोंछकर बोलती है, राजा साहब हमने कभी आपकी कही हुई किसी बात पर प्रश्न चिन्ह लगाया क्या? जो आप इस तरह कह रहे हैं हम तो आपकी बातों पर आंख बंद करके विश्वास करते हैं। करण जी कहते हैं, तो सुनिए, हम सोच रहे हैं हमने हमारी राजकुमारी को तो सुरक्षित कर लिया, लेकिन हमारे दुश्मन महल में ही है जहां हमारे 2 बेटे भी हैं। जब उन लोगों को आज सिमरन नहीं मिलेगी तो वो हमें तोड़ने के लिए हमारे बेटों को परेशान करेंगे या इससे ज्यादा भी कर सकते हैं। समझ रही है आप हम क्या कहना चाह रहे हैं? सिमसा कहती है, खुलकर बोलिए। करण जी कहते हैं, दोनों बेटों को भी बचाने के लिए उन्हें भी हमसे दूर करना पड़ेगा। सिमसा जैसे ही दूर करने की बात सुनती है वो बिलक बिलक कर रो पड़ती। उस वक्त उस माँ का करुण क्रंदन करण जी की सारी हिम्मत तोड़ रहा था। आज वो खुद को एक लाचार बाप समझ रहे थे जो अपने बच्चों से माँ बाप का साया छीन रहे थे और अपनी पत्नी की नज़र में एक गुनहगार। करण जी कहते हैं, रानी साहिबा आपको अपने बच्चों को जीवित देखना है तो आपको ये कठोर कदम उठाना ही पड़ेगा, अन्यथा आगे वो लोग क्या कर दे हम कुछ नहीं कह सकते। ऐसा ना हो तब हमें पछताने के अलावा कुछ हासिल नहीं होगा, इसलिए आप जो भी सोचना है जल्दी सोचे, क्योंकि हम चाहते हैं कि उन दोनों को 1-2 दिन में आउट ऑफ इंडिया स्टडी के लिए भेज दे, जिसका पता हमें और हमारे कुछ आदमियों को ही होगा। आप जब चाहेगी हम आपको उनसे मिलने ले चलेंगे। सिमसा को करण जी बात कहीं ना कहीं सही लग रही थी। वो काफ़ी सोचने के बाद हाँ कर देती है। एक बार डॉक्टर आती है, सिमसा का चेकअप कर कुछ मेडिसिन का बोल कर चली जाती है। करण जी के डर के आगे डॉक्टर की हिम्मत नहीं थी कि उनकी बेटी के बारे में पूछ सके। इधर महल में राजकुमारी के स्वागत की तैयारी चल रही थी। केसर कहती है, अजीत मैं हॉस्पिटल चली जाती हूँ, भाईसा और भाभीसा के साथ उनकी बेटी को भी ले आओगी। अजीत मना करता हुआ कहता है, आप बुआ हो, आपको घर पर रहना चाहिए, जब वो लोग आए तो उनकी आरती उतारने के लिए। केसर सोचती है बात तो सही है तो घर पर ही रुक जाती है। करण जी के माता पिता से करण जी ने रात में ही बात करके सारी बातें बता देते हैं। अपनी लाडली को उसके दादा दादी वीडियो कॉल द्वारा देख लेते हैं। दुखी तो वे भी बहुत होते हैं, उन्हें आज अपनी ही बेटी एक कातिल नजर आ रही थी। वो करण जी को सिर्फ इतना ही कहते हैं, आपने जो भी निर्णय लिया है वह उचित है, कोई बात नहीं, इतना इंतजार किया है थोड़े साल और सही। करण जी और सिमसा अब दोनों तैयार थे महल रवानगी को। सिमसा चलते चलते कहती है, राजा साहब हमारी एक इच्छा है। करण जी कहते हैं, बोलिए। सिमसा कहती है, हम ये झूला अपने साथ ले जाना चाहते हैं, इसमें हमारी राजकुमारी झूली थी। करण जी बॉडीगार्ड से झूला महल ले जाने का बोलते हैं। दोनों पूरे कमरे को निहारते हैं। जी ये वही कमरा है जहां सिमरन उनके साथ थी। करण जी भी विचलित हो जाते हैं और सिमसा को पकड़कर बाहर ले आते हैं। उन्हें प्यार से गाड़ी में बैठाकर खुद भी बैठ जाते हैं और गाड़ियां महल की ओर रवाना हो जाती है। पूरे रास्ते सिमसा की आंखों में आंसू थे। थोड़ी देर बाद महल पहुंचते हैं। उनकी गाड़ी देखते ही ढोल नगाड़े बजना शुरू हो जाते हैं। गाड़ी जब महल के अंदर आकर रुकती है, सभी दरवाजे पर आकर खड़े हो जाते हैं। गाड़ी में से करण जी उतरते हैं, दूसरी तरफ से हाथ पकड़कर सिमसा को उतारते हैं और गाते बैंड कर देते हैं। दोनों दरवाजे की ओर आते हैं जहां करण जी की मासा आरती की थाल लिए खड़ी होती है। बच्ची को साथ न देखकर केसर कहती है, भाईसा आपकी लाडो कहाँ है? उन दोनों की आरती के बाद सभी अंदर आते हैं। केसर का तो बच्ची को ना देख दिमाग खराब हो जाता है। सिमसा को करण जी खुद उनके रूम में ले जाते हैं। उन्हें बेड पर लेटाते हुए कहते हैं, जान आप आराम कीजिए, हमें अब नीचे सब संभालना है, आप नींद लेगी, कोई फालतू बात नहीं सोचेगी। ऐसा बोलकर नीचे लिविंग एरिया में आ जाते हैं जहां सब बैठे होते हैं। तभी केसर कहती है, आप दोनों अकेले कैसे आए? भाई सा राजकुमारी कहाँ है? करण जी कहते हैं, वो जहाँ भी है ठीक, अभी हम थके हुए हैं, बाद में बात करेंगे। ऐसा बोलकर अपने रूम में चले जाते हैं। कल देखते हैं क्या होगा, कैसे केसर अपना गुस्सा प्रकट करेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर